परम वंदनीय जगत जननी भारत माता, मंच पर विराजमान मेरे साथीगण और सभागृह में उपस्थित सारे जितने, मुझे लगता है अमन जी बहुत सारी भारत माता की जय की जो जोर से आवाज आ रही थी वो खाली पेट की गूंज भी हो सकती है शायद, तो ये भी संभावित है। खैर, आप सबने रिले रेस देखी होगी ना। रिले रेस, एक आदमी दौड़ता है, दूसरे को बैटन पकड़ाता है, फिर वो बैटन पकड़ाकर फिर दौड़ लगा देता है। तो जिसमें भोजन के समय पर भूख के मारे बाहर ना चले जाएं, ये पैनलिस्ट की भी रिले रेस ही हो रही थी अभी कि पहले से लाकर बिठा दो तो उठने का समय नहीं बचेगा बीच में, और इस तरीके से हमने आप सबको यहां पर बांध रखा है। खैर, अब बहुत आज सुबह से हम ये सोशल मीडिया की चर्चा सुन रहे हैं और मुझे लग रहा है जितनी तेजी से नारे लग रहे हैं, ये डिजिटल हिंदू शब्द में से हिंदू शब्द जो है ये तो आज बिल्कुल स्थापित था, है, शाश्वत है, रहेगा। हम थोड़ी सी चर्चा जरा डिजिटल शब्द की कर लेते हैं कुछ समय में, इसी की बातचीत बहुत देर से चल रही है। मुझे लगता है यहां बैठे जितने लोग हैं ये अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं और सबके मन में ये विश्वास है कि शायद जैसे अन्य प्रदेशों के साथ हुआ, आगे आने वाले कुछ समय में दुनिया के पटल पर जिस तरीके से भारत का समय आ चुका है, देश के पटल पर मध्य प्रदेश का समय भी आ चुका है। और आज हम यही चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ये सोशल मीडिया की ताकत उपयोग करके मध्य प्रदेश को शोकेस कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। जमीन की कमी नहीं है, सूर्य की किरणों की कमी नहीं है, विंड पावर या हवाओं की कमी नहीं है, क्राइम रेट लोएस्ट है, किसी प्रकार की नेचुरल कैलामिटी या प्राकृतिक आपदा नहीं आती। हर दृष्टि से आज देश में जिस चीज की जरूरत बिजनेस एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को है, वो मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। अब ये सोशल मीडिया स्पेस कैसा है, पहले इसको जरा हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में अगर आप आंकड़ा निकालकर देखेंगे तो देश भर में एक बिल्कुल मॉडेस्ट आंकड़ा है कि लगभग 73 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। और ये जो 73 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, इस 73 करोड़ लोग में से 64 करोड़ लोग, और आप इमेजिन करो 64 करोड़ कितना होता होगा, तो पूरे यूरोप की जनसंख्या के लगभग बराबर है। 64 करोड़ लोग सीधा सीधा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। अब ये 64 करोड़ लोग कितना समय बिता रहे हैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो हम में से बहुत सारे लोग ज्यादा समय बिताते होंगे, कुछ कम समय बिताते होंगे। देश भर में जो लोग आकलन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि इस देश का एक सामान्य नागरिक एक औसतन 23.5 घंटे प्रति सप्ताह सोशल मीडिया पर शुद्ध रूप से बिताता है। अब 23.5 घंटे मतलब मोटा मोटा हम पकड़ लें तो 3.5-4 घंटा प्रतिदिन हो गया। अब आप हिसाब लगाइए कि अगर वो 8 घंटा सो रहा है और 8 घंटा काम कर रहा है, तो बचे हुए 8 घंटे का आधा समय, मतलब जो 4 घंटे का समय है, वो इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और कहां है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो 97% लोग जो सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं वो अब डेस्कटॉप्स पर नहीं करते, वो लैपटॉप्स पर नहीं करते, वो आप सबके हाथों में जो यंत्र है अभी भी जिसका बहुत से लोग उपयोग कर रहे हैं, वो मोबाइल पर ही सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। तो यानी कुल मिलाकर अब जरा आप इसका गुणा करना शुरू करो, 64 करोड़ लोग 4 घंटे रोज जिस तंत्र पे, जिस यंत्र पे उपलब्ध हैं, उसकी ताकत कितनी हो सकती है यह बताने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये जो युग है ये सोशल मीडिया का ही युग है, और आने वाले समय में ये चीज बढ़ने ही वाली है, ये घटने नहीं वाली है। ये काम करता है कि नहीं करता है तो ये कैसे समझ में आएगा। तो मैं एक आंकड़े निकालकर देख रहा था तो यह अंदाज लगा कि पिछले साल में, अमन जी पिछला जो ये प्रदीप जी जो लास्ट ईयर गया है फाइनेंशियल ईयर, इसमें 24,000 करोड़ रुपए, 24,000 करोड़ रुपए ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनने एड में या एडवर्टाइजिंग में डिजिटल स्पेस पे स्पेंड करा है। मतलब आपके मोबाइल में जो हम देखते हैं ना कि कहीं जाने की 2-3 आप सर्च कर लो तो उसी का एड दिखने लगता है बार 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 बार। 24,000 करोड़ रुपए पिछले साल इन कंपनियों ने खर्च करा है। और अखबारों में और टीवी में जो एड जा रहे हैं उनका अनुपात लगभग स्थिर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो एडवर्टाइजमेंट जाते हैं वो ईयर ऑन ईयर यानी प्रति वर्ष लगभग 30% पर ईयर बढ़ रहा है। यानी आज अगर 24,000 करोड़ है तो अगले साल वो लगभग 30,000 करोड़ हो जाएगा। तो अब हमको इस तंत्र को जरा उपयोग करते आना चाहिए। ये तंत्र की ताकत हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और सब बहुत अच्छे से समझते हैं।
मैं प्रयत्न करूंगा कि थोड़ा सा सरल भाषा में आपको ये टेक्निकल चीज समझा सकूं। अगर ये सत्य है कि आप सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो अपनी ताकत को किस तरीके से उपयोग करते हैं, ये विवेचना, ये निर्णय हम जरूर करें। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि आप जब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो आपका ऑडियंस कौन है, आप किसको एड्रेस करना चाह रहे हैं, आप किस तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। अमेरिका की हम बड़ी चर्चा सुनते हैं। अमेरिका की जो मिलिट्री है, अमेरिका की मिलिट्री की आज से करीब 5-1 साल पहले ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनको जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आती थी, जो उनके लिए जो पत्र आते थे कि हमको मिलिट्री ज्वाइन करनी है, इनकी संख्या तेजी से घटने लगी थी। अब जब तेजी से घटने लगी तो अमेरिका की मिलिट्री का थिंक टैंक अच्छे से बैठा कि बोले भाई इस पर क्या काम करना है। तो उसके पहले टीवी में अमेरिका के जो मरीन कॉर्प्स होते हैं उनका बड़ा एक अच्छा वीडियो चलता था और सब चीजें चलती थी। यह समझ में आया कि इस पर काम नहीं करेगा, हमको सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा, तो उनने खूब बड़ी स्पेंडिंग फेसबुक और अन्य चीजों पर करना शुरू करी। लेकिन फिर भी साल भर बीत गया, एप्लीकेशन की संख्या नहीं बढ़ी, जो आवेदन आते थे उनकी संख्या नहीं बढ़ी। तो अमेरिका की जो मिलिट्री है, डिफेंस कॉरपोरेशन, उसने फिर एक अध्ययन कराया और अध्ययन कराकर उनने ये पकड़ा कि हम जिन लोगों को मिलिट्री में लाना चाहते हैं वो मिलीनियल यानी 2000 के बाद पैदा हुए हैं, या जिनको हम जनरेशन जेड या जेनजी बोलते हैं 90 के बाद पैदा हुए हैं। और ये सारे लोग अब तेजी से फेसबुक छोड़ के इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो रहे हैं। अमेरिका की मिलिट्री ने जो एड की स्पेंडिंग है वो इंस्टाग्राम पे बढ़ाई और जो आवेदन की संख्या थी वो 1 साल में लगभग 3 गुनी हो गई। तो हमारा ऑडियंस कहां पर है, हम किस तक पहुंचना चाहते हैं। मैं कोई बात अगर पहुंचाना चाहता हूं जो युवा वर्ग में जानी है तो शायद उसका प्राथमिक ज्यादा प्रभावी माध्यम इंस्टाग्राम होगा। मुझे अगर कोई ऐसी बात पहुंचानी है जो कि लेफ्ट लीनिंग मैन या जिनको हम कहेंगे मार्क्सिस्ट विचारों से प्रभावित आदमियों तक पहुंचानी है तो उसके लिए मेरा माध्यम ट्विटर होगा। अगर एक आयु वर्ग के ऊपर के लोगों तक पहुंचाना है जो मेरा आयु वर्ग होगा तो उसमें शायद अभी भी फेसबुक प्रभावी माध्यम है। तो हम जिस तक बात पहुंचाना चाहते हैं वो हमें चिन्हित है क्या। खूब सुबह से चर्चा चल रही है कि ऐसा हम बिल्कुल हिंदू ज्ञान सब तक पहुंचा देंगे, तो हम बात किस तक पहुंचा रहे हैं वो ये तय करेगा कि हम किस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, हम अपनी बात को रीपैकेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अब इसको मैं एक सरल उदाहरण से बताऊंगा। एक अमेरिका में एक भारत के पढ़े हुए एक नौजवान है, उसका नाम है तुषार लाल। तो तुषार लाल अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका में म्यूजिक पढ़ रहा था। अब जब म्यूजिक पढ़ा तो उसको कुछ समय में लगने लगा कि यार भारत का जो क्लासिकल सिस्टम था ये तो बहुत अच्छा था, मैं क्या पढ़ रहा हूं। उसने कोशिश करा कि उसके कॉलेज में, सैन फ्रांसिस्को में पढ़ता था, अपने कॉलेज में क्लासिकल म्यूजिक प्रमोट करे। 6 महीने साल भर बीत गया, एक भी क्लासिकल म्यूजिक सीखने वाला आदमी नहीं आ रहा था। अब आप में से कुछ लोग जिनने देखा हो तो एक अंग्रेजी का एक सीरियल है गेम ऑफ थ्रोन्स करके, और वो गेम ऑफ थ्रोन्स बड़ा पॉपुलर हुआ। तो उसने एक छोटा सा वीडियो बनाया, आज आप लोग गूगल करके देखना, तुषार लाल ने। गेम ऑफ थ्रोन्स की एक धुन है, उसने गेम ऑफ थ्रोन्स की मुख्य धुन को पकड़ा और गेम ऑफ थ्रोन्स की मुख्य धुन में अपने 2 साथी कलाकारों को लेकर क्लासिकल म्यूजिक डाल दिए। 22 लाख अमेरिका जैसे शहर में डाउनलोड्स हुए उसके। वो कॉलेज में बेचना चाहता था तुषार लाल। भारत का ये क्लासिकल म्यूजिक उससे कोलैबोरेट करने के लिए ग्रैमी जीतने वाले, जो वहां का सबसे बड़ा म्यूजिक अवार्ड है, उसके लोग आने लगे। तो कुल मिलाकर प्रश्न ये है कि हम जो चीज बेचना चाहते हैं, अभी हम खूब ज्ञान बताना चाहते हैं कि भगवान राम ने क्या करा और कैसे जामवंत ने हनुमान को अपनी ताकत की याद दिला दी, पर जिस आयु वर्ग को समझाना चाहते हैं उसकी भाषा में उसको रीपैकेज कर सकते हैं कि नहीं। और फिर जब हम रीपैकेज करते हैं तो हम जो कह रहे हैं वो डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं, हमने जो बताया वही बेचा कि नहीं। एक मजेदार घटना ये आपको बताते हैं कि कैसे आदमी कहता कुछ है और बेचता कुछ है अंदरूनी उससे। कर्नाटक में चुनाव थे कुछ समय पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। तो कर्नाटक के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में साउथ बैंगलोर जो सीट है वो वहां की बड़ी स्लम वाली सीट है, वहां पे बड़ी संख्या में बस्तियां हैं। वहां की सीट से एक सज्जन है, उनका एक रेस्टोरेंट था, एक बार था, शेट्टी थे, बार चलाते थे। उनकी इच्छा जाग गई कि मैं चुनाव लड़ूंगा और उनने कह दिया कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा। अब वो कह क्या रहा है, बेच क्या रहा है, इंटेंशन क्या है, इसके ऊपर है ये। तो उसने ये तय कर लिया कि मैं ये चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतकर बताऊंगा। पैसे की धन धान्य की कमी नहीं थी।
तो जितनी बस्तियां थी उस बस्तियों का सर्वे कराया, वो सर्वे करा के महिलाओं की जानकारी निकाली और महिलाओं की जानकारी निकालकर एक घोषणा कर दी कि इस पूरी साउथ बेंगलोर सीट है जितनी महिलाएं हैं मैं सबको एक एक कुकर भेंट करूंगा क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और चुनाव चिन्ह अपना कुकर रख लिया उसने। तो बोले सबको एक एक कुकर दूंगा। अब उसके जितने दोस्त थे वो घर पहुंच गए, बोले भाई साहब तुम पागल हो गए, तुम्हारा सोशल मीडिया पे मैसेज चल रहा है कि तुम हर महिला को एक एक कुकर दोगे क्योंकि तुम्हारा चुनाव चिन्ह कुकर है। बोले इतनी महिलाएं हैं यहां पे, उसकी 30,000 40,000 जितनी भी संख्या होगी, इतने कुकर कहां से लाओगे? और आजकल जनता साहब बहुत समझदार है, वो तुम्हारा कुकर ले लेगी और तुमको वोट नहीं देगी। अब इतना सुनने पर ये सज्जन जो थे ये भी हंसने लगे और हंसकर अपने दोस्तों से बोले कि जनता समझदार होगी, मैं भी समझदार हूं, मैं कुकर तो उनको आज ही भेंट कर रहा हूं, पर कुकर का ढक्कन चुनाव जीतने के बाद दूंगा। तो कुल मिलाकर उसका इंटेंशन क्या है, वो पैकेज क्या कर रहा है? सोशल मीडिया नेटवर्क में यह महत्वपूर्ण है कि हम जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो बेच पा रहे हैं कि नहीं। इसको क्रेडिबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। और हर वो व्यक्ति जो लगातार सोशल मीडिया पर वैसी ही बातें कर रहा है और वही चीज डिलीवर कर रहा है, उसका यह क्रेडिबिलिटी इंडेक्स बढ़ता जाता है। टारगेट कस्टमर कौन है, बार बार ये बात है। अब आप देखो, अच्छा आजकल आप टीवी पर ऐड देखते हो, सोशल मीडिया पर भी। अब आप देखना, एक ऐड आजकल चलता है, म्यूचुअल फंड सही है, देखा है ना सबने। अब ये म्यूचुअल फंड सही है कि ऐड में हमेशा देखोगे कि जो आदमी है खरीदने वाला, उसके 2 छोटे बच्चे होंगे, वो खेल रहे होंगे, ऐसा दिखाएंगे कि इसको कुछ होने ही वाला है, इसलिए म्यूचुअल फंड इसने तुरंत खरीद लेना चाहिए, क्योंकि वहां टारगेट वो अधेड़ उम्र का आदमी है। ना तो 70 साल का आदमी म्यूचुअल फंड खरीदेगा, ना 20 साल का आदमी म्यूचुअल फंड खरीदेगा। तो हमारा टारगेट ऑडियंस हम चिन्हित कर पाते हैं कि नहीं। आप सब जितने इन्फ्लुएंसर हो, आज जिस भी स्थिति में हो, अगर अगले लेवल पर जाना है तो पहला काम जो हमने करना सीखना चाहिए वो अपने टारगेट ऑडियंस को चिन्हित करता सीखना चाहिए। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि हम अपना कंटेंट ठीक बनाते हैं कि नहीं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, अगर आप में से किसी को समय मिले तो नासा के ट्विटर पेज पे जाइएगा। नासा जितना सुंदर कंटेंट बनाती है, उतना सुंदर कंटेंट मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयड एजेंसी बनाती होगी। तो हमारा कंटेंट रोचक बनता है कि नहीं। और जबकि नासा कर क्या रही है, सितारे ढूंढ रही है, रोज ही सितारा ढूंढती है। और आप निश्चित मानो रोज कोई नया सितारा तो मिलता नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतने इनोवेटिव तरीके से वो कंटेंट बनता है कि वही चीज बार बार और रोज कहने पर भी रोचक भी लगती है, अच्छी भी लगती है और लोगों को एंगेज करके भी रखती है। जो लोग जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया के भाषा में मैसेज देने के तरीके को 2 भाग में बांटते हैं। ऐसे ही जानकारी को बता रहा हूं। एक तरीका होता है कि मैं बोलकर चला गया और आपसे मैंने कोई बात नहीं करी, इसको सोप बॉक्स मेथड कहते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि इंटरैक्टिव, मैंने आपसे बोला, आपने मुझसे बोला, इसको डिनर पार्टी मेथड कहते हैं। ये 2 तरीके सोशल मीडिया पर कंटेंट देने के होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सोप बॉक्स मेथड, जिसमें कि एक ही आदमी बोल रहा है, वो कम रोचक होता है। परंतु नासा सोप बॉक्स मेथड का भी इतना सुंदर उपयोग करती है कि ऐसा लगता है कि इस तरीके से अगर हम स्टेट की किसी चीज को, मध्य प्रदेश टाइगर प्रोजेक्ट को ही अपने अगर शोकेस करने लगे तो रोज शेर दिखने को भी एक नए तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। चौथी चीज, आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हो, इस चीज पर जरा विचार करिएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एंगेज कितना कर पा रहे हो, एक परस्पर संवाद कितना आपका स्थापित हो पा रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया की पर्यटन की एजेंसी है टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया करके, टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया का जो ऑफिशियल हैंडल है, उस ऑफिशियल हैंडल पर आप और मैं सभी, तो निशान जी, अमन जी, अभिराम जी, कपिल जी, सब जाकर हम पोस्ट कर सकते हैं। ये इंटरैक्टिव उनका एक एजेंसी है। उनने एक अलग तरीका अपना लिया है कि आप हमारे पेज पे आकर पोस्ट कर दो, हमको ठीक लगेगा तो हम उसको वेरीफाई करते जाएंगे, जो ठीक नहीं लगेगा उसको अनवेरीफाइड पोस्ट के रूप में रहने देंगे। तो ये एंगेजमेंट हम कितना पब्लिक से स्थापित कर पाते हैं। हम करना तो बहुत सारी बातें चाहते हैं, अभी हमने ये सारी चर्चा करी। एक बहुत आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। सभी मध्य प्रदेश के हैं यहां जितने बैठे हैं, सब धार से परिचित हैं कि नहीं? आज जब मैं यहां बैठा और ये स्क्रीन का बैकग्राउंड देख रहा था, राजा भोज की मैंने प्रतिमा देखी। आयोजक से भी मेरा निवेदन है, मैं एक प्रतिमा जो ढूंढ रहा था, इसमें वो वाग्देवी की प्रतिमा ढूंढ रहा था। मुझे नहीं लगता कि भारत में नॉलेज स्थापित करने के लिए कोई भी काम वाग्देवी की प्रतिमा लगाए बिना किया जा सकता है। तो भोजशाला का विषय किस तरीके से एक
इतना बड़ा स्थान हमसे लिया गया है और आज तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम सब मिलकर उसको सोशल मीडिया पर प्रसारित क्यों नहीं कर सकते? क्या वो मध्य प्रदेश को ही शोकेस करने जैसा नहीं होगा? और अगर हम सब मिलकर कर सकते हैं तो उसके लिए ये सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? तो कुल मिलाकर हम एंगेजमेंट एक रूप में स्थापित करना, आप में से हर व्यक्ति जब धार जाए तो भोजशाला जाए, वो उसका कोई वीडियो डाले, उसका कुछ छोटा डाले, और हम सब ने अगर मिलकर करा तो क्या भोजशाला का मूवमेंट नहीं खड़ा हो जाएगा? इसका विचार भी सबको करने की आवश्यकता है। एक चीज जो मैं देखता हूं, और मैं आप में से यहां कुछ लोगों को पहचानता हूं, तो बैठा बैठा मैं उनके हैंडल्स पर जाकर देख रहा था, हम एक चीज जो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, वो है हैशटैग्स का उपयोग। पूरा अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो बाइडेन ने सिर्फ हैशटैग के सहारे जीता है। वो एक हैशटैग लॉन्च करते थे, जैसे ही आप हैशटैग लगाते हो तो उसका ऑडिट करना आसान हो जाता है, ये ढूंढना आसान हो जाता है कि उस हैशटैग को कितने लोगों ने विजिट करा, कितनी बार देखा और क्या देखा। हम पोस्ट खूब करते हैं, टैग भी करना सीख गए हैं, परंतु हैशटैग्स का जो उपयोग है वो आज भी हमारा उतना अच्छा नहीं है जितना कि ये लेफ्ट लीनिंग से, मार्क्सवादी विचारों से काम करने वाले लोग कर लेते हैं। ये कमी कहीं ना कहीं अभी भी हम में है। हम में से जितने लोग जानते हैं उसका उपयोग करें, जो नहीं जानते हैं उसकी जानकारी जुटाने की कोशिश करें, यह भी हमको करने की जरूरत होगी। और अंततः किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो एक चीज बिकती है, और पूरे भारत में जो एक चीज और पूरे विश्व में जो एक चीज बिकती है, वो क्या है? तो खूब ज्ञान हो सकता है, खूब परंपरा हो सकती है, खूब संस्कृति हो सकती है, परंतु इतनी आपाधापी के युग में, वो एक बड़ा पिक्चर का डायलॉग था ना कि बोले यहां एक ही चीज बिकती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। हम रोचक बना सकते हैं कि नहीं चीजों को? मैं देख रहा था न्यूजीलैंड में पुलिस में भर्ती नहीं हो रही थी, तो पुलिस वाले क्रिमिनल पकड़ने का वीडियो डालते थे और उसके बाद जितने लोग पकड़ते थे वो डांस करते थे साथ में। उसको न्यूजीलैंड पुलिस डांस फॉर्म के रूप में अब उसका उल्लेख होने लगा है। तो कुल मिलाकर ये एंटरटेनमेंट का उपयोग हम अपनी चीजों को शोकेस करने में कर सकते हैं कि नहीं? मीम्स बनाने में हम में से कितने लोगों की दक्षता है? फॉरवर्ड करने में तो दक्षता है, लेकिन ये किए जा सकते हैं कि नहीं? छोटे छोटे वीडियोस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? तो बहुत क्लिष्ट बात, मध्य प्रदेश की मृगनयनी के एम्पोरियम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेचना है, या हमने मोटा अनाज जो कि चल रहा है वहां पर मोटे अनाज को हमने बेचना है। ये सारी चीजें भी हम इस चीज का उपयोग करके कर सकते हैं कि नहीं? ये सब बातों का उपयोग करने की, सब बातों का विचार करने की जरूरत है। कुल मिलाकर हम ये समझें कि सोशल मीडिया की जो ताकत है वो असीमित है, उसका जो कंटेंट है वो कंटेंट भी असीमित है, पर इसमें से चुन चुनकर हम वो चीजें ढूंढ सकते हैं कि नहीं? यकीन मानिए, आप जितना हिंदू विचार स्थापित करना चाहते हैं और जितना मध्य प्रदेश या देश को विश्व पटल पर ले जाना चाहते हैं, वो आपकी ताकत से संभव है, बशर्ते कि हम उस ताकत को सम्मिलित करें, एक साथ मिलकर करें, प्रयोग करें, और फिर उस प्रयोग को उस विचार के साथ ही करें जिस मूल विचार को लेकर हम सब काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।